सरकार क्या कर सकती है बजट में? आपकी आशाएं क्या हैं जो आपको लगता है कि इस आने वाले बजट में पूरी हो सकती हैं? धन्यवाद राजीव जी। आपके साथ कई वर्षों से हम कार्यक्रम करते रहे और मुझे लगता है कि जिस गहनता से आप इस विषय को आप रखते हैं और अभी भी आपने जो विषय उठाए वो महत्वपूर्ण है। और बजट की अभी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। परसों प्रधानमंत्री जी भी इकोनॉमिस्ट से सब मिले थे, उससे पहले वित्त मंत्री जी ने भी बैठक की थी। पब्लिक डोमेन में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं और उसमें हम लोग भी चर्चा करते हैं। इस वक्त बड़ी मैसिव एक्सरसाइज चलती है सब तरीके से। तो जो समस्याएं हैं आपने भी उठाई है वो काफी क्लियर है। देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से आ रहा है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और जब हम ये बात करते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनने के लिए भारत तैयारी से उस रास्ते पे चल रहा है, तो ये अमृत काल का 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के साथ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट अपने सही पाथ पे आगे चल रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भारत में इस वक्त कोई बहुत बड़ी समस्या एकदम नहीं है। माइनर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो वह उसको आरबीआई अपने आप से देख रहा है इंटरेस्ट रेट वगैरह से। अब समस्या यह है कि माइक्रो लेवल पे कई चीजें हैं जो कि सरकार को करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था जो है वो ऑटो पायलट मोड पे हो गई है, सरकार कुछ नहीं भी करेगी तब भी हम तेज गति से आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम सरकार में रहते हुए इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अगर अर्थव्यवस्था में देश को तेज गति से आगे बढ़ना है तो उसको पूरी तरह से सरकार को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और कंटिन्यूअस रिफॉर्म के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए चुनौतियां जो हैं वह सबसे पहली बात है, आप किसी का सॉल्यूशन देखो तो उसके लिए चुनौतियां सामने क्या है उसको स्पष्ट रूप से सरकार समझ रही है, जान रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको चुनौतियां भी आपके सामने इनिशियल रिमार्क्स में रख दूंगा संक्षिप्त में। चुनौतियां हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है जिसको एम्प्लॉयमेंट की बहुत आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे बड़ी बात है या तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत बूस्ट किया जाए, रूरल लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज को स्टार्ट किया जाए, या मैन्युफैक्चरिंग को खूब तेज गति प्रदान की जाए। मैन्युफैक्चरिंग उसमें एमएसएमई ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं उसको अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी तक जो 2-3 साल में हमारी इकोनॉमी में बहुत तेजी से ग्रोथ आई है उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, कैपेक्स का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट लगभग 11 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है हर साल। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी 9 से 10 लाख का कैपिटल कैपेक्स का हर साल कर रहे हैं, जिसमें ऑयल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और डिफेंस और जो स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कई एरियाज हैं जहाँ पे काफी काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा में, ग्रीन हाइड्रोजन में। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन जितना तेजी से होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो इसलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी बात है डिमांड क्रिएट करना। अगर डिमांड होगा तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी कैपेसिटी अगर 80% यूटिलाइज हो जाती है एग्जिस्टिंग, तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट का प्लान करता है। तो अभी उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम है, उसके लिए मार्केट में कंज्यूमर डिमांड होना बहुत जरूरी है। ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर है और इस चीज को हम अंडरलाइन करके समझते हैं। तो मुझे लगता गोपाल है जी, कि आपने जो समस्याएं तो लोग जानते हैं। समझने की बात यह है कि सरकार क्या करने की सोच रही है या क्या करने की स्थिति में है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक के पास बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए लो टैक्सेशन रिजीम में जाना पड़ेगा। उसमें कारण क्या है कि अगर हमारी इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिव बनाना है तो सिंगापुर में अगर 15% का कॉर्पोरेट टैक्स है और हम 30% लेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं होगी।
जीएसटी के अंतर्गत हमने इनडायरेक्ट टैक्स को तो काफी कम किया है, रेट को, जो एवरेज 25 से 30% था, अब लगभग 11-12% के करीब एवरेज टैक्स आ रहा है। लेकिन उसमें कई एनोमलीज है इंटीग्रेशन की, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स काफी कम हो चुका है। तो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स, इसके लिए इसको कम करना, रिडक्शन करना, इसका जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो कम होगा। तो प्राइवेट इंडिविजुअल मिडिल क्लास वगैरह जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो उसके पास लिक्विडिटी क्रिएट होगी और वो मार्केट में जाएगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट बढ़ेगा, कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी। तो हमें मिडिल क्लास के लिए जरूर टैक्सेशन को कम करना पड़ेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के माध्यम से हो या स्लैब के माध्यम से। मिडिल क्लास जो हमारे देश में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, वो बार बार कहता भी आया है कि सबको आपने दिया, लेकिन हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से तो मिला, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट के अंतर्गत टैक्सेशन में रिलीफ कम मिला है। तो एक बात मध्यवर्ग की एक बड़ी शिकायत तो यही है कि पिछले 10-11 साल में सबसे ज्यादा उपेक्षा इन्हीं की हुई है। मतलब गरीबों पे तो सरकार का बहुत ध्यान रहा है, लेकिन मध्यवर्ग को हाथ में ज्यादा कुछ मिला नहीं है। सीधे सीधे मैं इसकी उपेक्षा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि उनको जो सरकार का हमारा सोच था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, जिस तरह से जो सरकार ने रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, एयरवेज है, रेलवेज है, जो हाउसिंग के सेक्टर में दिया है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी के माध्यम से बहुत सारा पैसा लिक्विडिटी क्रिएट की है, उन और जीडीपी ग्रोथ के माध्यम से इनकी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इस तरह से सोच रहे थे। लेकिन डायरेक्ट इनको बेनिफिट टैक्सेशन के हिसाब से कम मिला है, कम मिला है, और मिलना चाहिए। तो अब इस बार क्या मिल सकता है? मतलब बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ेगी या टैक्स रेट्स में कहीं पे कुछ ढील मिलेगी? देखिए, वो कैसे भी हो सकता है, वो तो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। अभी उस पर कोई ऐसा डिटेल नहीं, अभी तो उनके माइंड में क्या है ये चीज तो चर्चा नहीं होती। हम लोगों के माइंड में क्या है, हम अपना फीडबैक जो इंडस्ट्री से और बिजनेस इकोनॉमिस्ट से मिल रहा है, वह उसके माध्यम से यही फीडबैक मिल रहा है। हमारा भी तो सोचना आप यह है अपनी कि सरकार को कह रहे हैं कि इन दोनों में से कुछ करिए, इस मध्यवर्ग को थोड़ी सीधी राहत दीजिए। मिडिल आय ग्रुप वर्ग को किसी न कुछ टैक्सेशन में रिलीफ मिलेगा, तो इकोनॉमी में जो कुछ चैलेंज चुनौतियां हैं वो और तेजी से कम होंगी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ेगा, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ेगा। एक हमें और भी लोग कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स को और इम्प्रूवमेंट करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी काफी ज्यादा है, तो उसके लिए सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे करेगी, इस बारे में भी इस बजट में बहुत चीजें आएंगी। और जो इंपोर्ट कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाहे उसको बजट के बाहर समझ लो, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इन सब चीजों में सरकार को काफी अभी काम गहराई से अध्ययन करते हुए, जो एनोमलीज जिसको कहते हैं टैक्सेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज जो घुस गई हैं, उनको बजट के माध्यम से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं हम सरकार। जी, लोग तो यही कहते हैं कि सरकार को जो बड़े स्ट्रक्चरल कहीं पे जो दिक्कतें हैं उनको ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए, और इसके बदले फोकस चला जाता है कि अच्छा पॉपकॉर्न मीठे वाले पे कितना जीएसटी लगे और नमकीन वाले पे कितना लगे। देखिए राजीव जी, ये तो पॉलिटिक्स है इसमें। अगर आप जीएसटी के पूरे कॉन्सेप्ट को देखोगे ना राजीव जी, जीएसटी का मतलब है नहीं, ये मैं पॉलिटिकल सवाल बिल्कुल नहीं पूछ रहा गोपाल जी आपसे। नहीं, एक सीधी सी बात बताइए, आपके टोटल सर गोपाल जी, आपके पूरे जीएसटी कलेक्शन में पॉपकॉर्न पर जीएसटी कितना है? मतलब शायद दशमलव का भी 100वां हिस्सा होगा, या वो पता नहीं उतना भी होगा या नहीं होगा। उस पर आप फोकस कर रहे हैं कि इसमें कितना होना चाहिए। जो बड़े-बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जीएसटी में अभी भी, उन पे ध्यान दीजिए ना। नहीं, देखिए, ये जो जवाब था वो एक प्रश्न के उत्तर पे जवाब था, स्पेसिफिक क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं, देखो जीएसटी स्ट्रक्चर की बात की ना, जीएसटी का स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है।
मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगी ये पॉपकॉर्न वाली बात। आप स्टील से आप टेबल फर्नीचर भी बनाते हैं और कार भी बनाते हैं, तो कार पे जीएसटी अलग लगेगा, फर्नीचर पे अलग जीएसटी लगेगा। तो ये जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन है। तो एंड प्रोडक्ट में कैरेमल अगर पॉपकॉर्न पे भी यूज होगा और चॉकलेट में भी लगेगा, बिस्किट पे भी लगेगा, तो उसमें एक ही जीएसटी लगेगा। तो ये जो इनपुट जो चीजें हैं उससे मतलब नहीं है। तो जब आप ये जो इसको जो ये इस तरह के मैं तो इस पॉपकॉर्न वाले मुद्दे को कतई तूल नहीं देना चाहता। मैं उल्टे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका जोर इस पे क्यों है? नहीं है, हमारा जोर नहीं है। हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली जो जीएसटी है वो एंड प्रोडक्ट पे लगता है। अगर एंड प्रोडक्ट में इनपुट लोहा ही है दोनों में, लेकिन लोहे का जो टैक्सेशन है जीएसटी वो कुर्सी पे अलग होगा और फिर उस पे कार पे अलग होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि लोहे पे ये लगा रहे हैं, ये कार में भी लोहा है तो इसलिए स्टील है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है वो एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन है, उसके कारण बहुत सारी सुविधाएं हुई है, बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद असेसमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिफंड। आम बिजनेस वाले को कितना आसान है। मैं तो अभी एक इसका सर्वे आया था E&Y का, डेलॉयट का, E&Y का, उन्होंने कहा 84% ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इज वेरी हैप्पी विद द जीएसटी, द वे उनको घर बैठे हुए सब कुछ हो रहा है। तो ये जो पॉलिटिक्स को अलग छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर के कारण कुछ एनॉमलिटीज आ जाती हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। बट ऐसा कोई नहीं है कि हम इसमें जा रहे हैं कि पॉपकॉर्न पे अलग टैक्स लगाएंगे, तो जीएसटी के स्ट्रक्चर के कारण ऐसे हो रहा है। नहीं, मेरा तो कहना यही है कि अच्छी बात है आप एनॉमलीज को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, उनको दूर करने पे ज्यादा फोकस कीजिए। ये जीएसटी को स्ट्रीमलाइन कर, अगर कई कंट्रीज का एग्जांपल देखेंगे तो जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है, उनको 10-10, 20-20 साल लग गए उसको केवल इंप्लीमेंट, कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट करने के लेवल पे लाने में। हम लोगों ने तो 14-15 में सोचा और 16 में इंप्लीमेंट भी कर दिया और आज इतना स्ट्रीमलाइन भी कर दिया। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसको हम ठीक कर देंगे। मेरा कहना यह है कि लार्जर पिक्चर जब आप देखेंगे ना राजीव जी, तो इकोनॉमी बहुत अच्छे मोड पे इस वक्त, जिसको कहते हैं मोड पे है हमारी। सरकार को जरूर कुछ काम करने, हम लोगों को वो चुनौतियां पता है, हम उसको कर रहे हैं। एफडीआई अपने आप में बहुत तेजी से देश का आ रहा है, हमारा मार्केट भी अच्छा पॉजिटिव है। एक ही समस्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके उसको इन्वेस्टमेंट को चालू करवाना। उसके ऊपर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बजट में उसके ऊपर, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी या मिडिल इनकम के टैक्सेशन के रूप में, यह चीज को हम बिल्कुल इस बजट में फोकस तरीके से काम करेंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में दिक्कत आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्लोबल लेवल पे भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा उत्सुकता लोगों की है। वो इसलिए है कि वो उनको लग रहा है कि आने वाले 1-2 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी। अब देखिए, आप तो मार्केट से जुड़े हो, कोई 100 रुपया भी, 1000 रुपये भी लगाने को कहता है तो हम बहुत सोच समझ के लगाते हैं, जो समझदार लोग हैं कि अरे किस शेयर में लगाएं, कौन सा अच्छा करेगा। तो जहां पे पैसा लगाते हैं वहां पूरा सोच समझ के लगाते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे अगर भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इतने लोग आ रहे हैं तो वो पूरा सोच समझ के आ रहे हैं। जी, एक और पहलू है जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जनवरी में अमेरिका में जो राजनीतिक बदलाव होने वाला है और उसी के तुरंत बाद 1 फरवरी को बजट आने वाला है। अमेरिका में जो राजनीतिक बदलाव हो रहा है उसके चलते पूरी दुनिया में फिर से ट्रेड वार शुरू होने की आशंकाएं हैं। तो उसके बीच में भारत की भूमिका क्या रहेगी, और अगर ऐसा कोई ट्रेड वार छिड़ता है फिर से, तो उसमें भारत के हित सुरक्षित रहें, इसके लिए सरकार बजट में या बजट से बाहर किस तरह की तैयारियां कर सकती है? देखिए, कई चीजें तो होती है ना, पॉलिटिकल रिटोरिक होती है। तो ये जो ट्रेड वॉर्स है इसमें पॉलिटिकल रिटोरिक अलग होती है, अंदर अंदर नेगोशिएशन अलग तरीके से चलते हैं।
हम बहुत क्लियर हैं कि हमारा ट्रेड इंटरेस्ट यूएस के साथ काफी ज्यादा अलाइंड है। हमें हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को काफी लगभग $35 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस यूएस के साथ है। तो हमारे ट्रेड इंटरेस्ट यूएस के साथ है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी यूएस के साथ हैं। तो हम उन चीजों को पूरी तरह से ध्यान में रख के ही काम कर रहे हैं। और एस जयशंकर जी ने स्पष्ट कर भी दिया कि हम इस तरह के ट्रेड वॉर में फंसने वाले नहीं हैं, और जो जो चीजें कंसर्न्स हैं यूएस की या यूके की या यूरोप की, उन सबको एड्रेस करेंगे, लेकिन हमारी कंसर्न्स को भी आपको एड्रेस करना। तो जो मोनोपोली किसी तरह की ये होती है कि सेटलमेंट सिस्टम्स के अंतर्गत आप कंट्रोल लगा देते हैं, हम पे सैंक्शन लगा देते हैं, उन सब के लिए हम प्रेशर कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव भी देख रहे हैं। लेकिन हमें ये क्लैरिटी है कि हमारा यूएस से काफी यूरोप और यूएस गल्फ कंट्रीज, इनसे हमारे ट्रेड इंटरेस्ट बहुत अलाइन करते हैं। तो हमें उन लोगों के साथ इंटरनल नेगोशिएशंस में बहुत ध्यान से सोच समझ के अपनी इंडस्ट्री का प्रमोटिंग इंडियाज इंटरेस्ट इज आवर पॉलिसी। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, प्रमोटिंग इंडियाज इंटरेस्ट, एंड दैट इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं और खास करके जिस तरह से मध्य वर्ग को राहत देने की जरूरत पर आपने फोकस किया है, तो सरकार आपकी इस बात को सुनेगी। साथ में विकास को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। निवेश मंथन की सभी श्रोताओं को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष के आने वाले नववर्ष के और अच्छे बजट को आप एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि हम लोगों के लिए आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जैसे हमारी ओपिनियन है, ये हमारा कलेक्टिव ओपिनियन लोगों की ओपिनियन के ऊपर ही बनता है। तो आप लोग जितना महत्वपूर्ण तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखेंगे, तो हम उस चीज को जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, महंगाई से राहत देने के मोर्चे पे एक बड़ा ये पहलू रखा जाता है कि भाई आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर ले आइए, तो उस पे अपने आप टैक्सेस कम हो जाएंगे और उसके चलते सीधे पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्या उस पे कुछ सोचा जाएगा? नहीं, इतना सिंपल नहीं है ये। मैं तो ऑयल कंपनीज में भी बोर्ड पे रहा हूँ, बैंक के भी बोर्ड पे रहा हूँ। देखिए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने में। अब इसमें जो स्ट्रक्चर जो जीएसटी का है वो फेडरल स्ट्रक्चर में इसको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा स्टेट्स को भी। स्टेट्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू पेट्रोल डीजल के माध्यम से एक्साइज से आता है, जिसको वो फोरगो नहीं करना चाहते। लेकिन और साथ में वो यह भी नहीं चाहते, वो तो मोदी सरकार भी नहीं छोड़ना चाहती है। वो उसने पिछले 10 साल 11 साल के अंदर तो यही कर रखा है कि भाई पेट्रोल डीजल उनके लिए सबसे एक कैश काउ है। मतलब आप खर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो सारी चीजें ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन आपने ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक कैश काउ बना के रखा है और उस पर भारी टैक्स लगा रखा है। ये तो सही है? नहीं, देखिए, अगर सरकार को वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना है, और जब हम इनइक्वालिटी को देखें तो देश में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, कम हुई है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उभर के आए हैं, और हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से टारगेटेड डिलीवरी की है 36 लाख करोड़ की, जो 100% उनके अकाउंट में जा रहा है। लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी देश में है काफी। तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। अब कान यूं पकड़े कैसे भी पकड़े, तो सरकार को रिसोर्सेज चाहिए। अगर टैक्सेस पेट्रोल डीजल में स्कोप है तो वहां से ले रहे हैं, नहीं होगा तो असेंशियल आइटम्स को कम करना है। अभी जैसे ये आया था कि टोबैको और अल्कोहलिक आइटम्स पे 35% की एक अलग स्लैब बना दें। तो देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है, बैलेंस करना। अभी ऑलरेडी 4 स्लैब्स है, 35 का एक और बन जाएगा।
तो वो कोई कहेगा कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई कहेगा भाई आम जनता को आपको सहूलियत देनी है, 0 और 6% पे टैक्स करना है, तो ऐसे टोबैको और लग्जरी आइटम्स को 35 पे कर दो। तो सरकार इनको बैलेंस करती है, सरकार सबकी चिंता करके आगे बढ़ती है। हम तैयार हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स को छोड़ना भी नहीं चाहते, और जरूरी ऐसा नहीं है कि स्टेट को भी काफी रिसोर्सेज चाहिए, तो वो चाहते हैं कि सरकार उनको केंद्र कंपेंसेशन करे। जब जीएसटी लाए थे तब ये बात हुई थी कि स्टेट्स को 5 साल ही कंपेंसेट करेंगे उनके रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू इंक्रीमेंट में 14% एवरी ईयर। लेकिन जब 5 साल हो गए तो उन्होंने सबने प्रेशर डाला 5 साल और बढ़ा दो। सेंटर ने चाहे हमारा टैक्स कम भी हो रहा था तब भी उनको 5 साल के लिए और उनका इंक्रीमेंट वाला काम किया। तो हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू जैसे जैसे जीएसटी का बढ़ रहा है तो गरीब तबके को और उनको एसेंशियल आइटम्स में हम कम कर रहे हैं। और अगर ग्लोबल लेवल पे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन देखिए, एक तो होता है एक इमीडिएट रिलीफ दे दिया, किसी को भूख लग रही है उसको एक रोटी दे दी, खाना दे दिया। दूसरा है कि उसको काम करके उसको कमाना सिखाना, उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना।